आज मैंने सोहन देवी ITI की तरफ से आपके लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें हम पढ़ेंगे शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, शुद्ध प्रेरकी परिपथ और शुद्ध संधारित्र परिपथ, मतलब प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट। सबसे पहले हम बात करते हैं शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ किसे कहते हैं या प्योर रेजिस्टिव सर्किट कैसे कहा जाता है। तो वह ऐसी सर्किट जिसमें केवल प्रतिरोध जुड़ा होता है, यानी कि वह सर्किट जिसके अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस होता है वह आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट कहलाता है। जैसे कि लैंप हुआ, इमर्सन हीटर वगैरह हुआ, ये सब आपके प्योर रेजिस्टिव सर्किट या शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंतर्गत जाते हैं। लैंप के अंदर भी क्या होता है, एक सिर्फ टंगस्टन का फिलामेंट वगैरह लगा होता है और उसे हम सप्लाई भी वायर वगैरह से देते हैं, इसलिए उसके अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस लगा होता है, ना कि उसके अंदर कोई चोक या फिर आपका कंडेंसर वगैरह लगा जाता है। उसी प्रकार इसमें भी इमर्सन हीटर जो होती है उसमें भी अपने क्या लगा रहता है, रोड लगी रहती है और उसे सप्लाई हम वायर वगैरह से देते हैं। तो वह परिपथ जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस या प्रतिरोध जुड़ा होता है आपका प्योर रेजिस्टेंस सर्किट कहलाता है। इस सर्किट में विद्युत धारा व विद्युत वाहक बल, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, I और V जो है वो इन फेज होती है। यह इन फेज होने के कारण ही शक्ति गुणक यानी कि आपका पावर फैक्टर जो होता है वो आता है इकाई। इन फेज मतलब जब धारा व वोल्टेज एक साथ अपने न्यूनतम मान व एक साथ अपने अधिकतम मान पर पहुंचती है तो वो आपका क्या कहलाता है, इन फेज। एक साथ धारा व वोल्टेज अपने न्यूनतम मान तक पहुंचती है और एक साथ धारा व वोल्टेज अपने अधिकतम मान पर पहुंचती है तो वो आपका इन फेज कहलाता है। तो इसमें यही कह रहा है कि इस सर्किट में क्या होता है कि जिसमें सिर्फ प्रतिरोध लगा होता है वो तो आपका शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहलाता है। अगर इसमें जो होता है पावर फैक्टर वो इकाई क्यों होता है, इकाई इसलिए होता है क्योंकि धारा और वोल्टेज जो होती है वो आपके इन फेज होती है, इसलिए प्योर रेजिस्टेंस सर्किट का पावर फैक्टर हमेशा इकाई रहता है। इस सर्किट की में धारा की गणना हम ओम के नियम के अनुसार कर सकते हैं। वैसे तो ओम का नियम डीसी सर्किट पर काम करता है, ऐसे पर नहीं, मगर जिस तरीके से ओम के नियम में हम धारा ज्ञात करते हैं ट्रिंगल बनाकर, जैसे V I R का ट्रिंगल बनता है, I बराबर आपका होता है V अपॉन R। उसी प्रकार इसमें अपन ये फॉर्मूला लगाकर करंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। I बराबर E बटेवा R। RMS आपका फिक्स वैल्यू है। I में जो होते हैं ऐसे सर्किट में हमेशा जो होता है वो RMS वैल्यू उसमें इंक्लूड होती है। तो I बराबर E अपॉन R या फिर I इक्वल E अपॉन R। RMS वैल्यू जो होती है आपकी वो होती है 0.707। तो इस प्रकार शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा होता है और इस प्रकार के परिपथ का शक्ति गुणक जो होता है वो इकाई होता है, यानी पावर फैक्टर इकाई होता है, और जो वोल्टेज जो होते हैं वो धारा और वोल्टेज दोनों इन फेज होती है। अब हम बात करते हैं शुद्ध प्रेरकी परिपथ की, यानी कि शुद्ध प्योर इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टर कहते हैं हम चौक को, इसलिए यह कहलाएगा आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो वह ऐसी सर्किट जिसमें प्रतिरोध लगा था वो क्या कहलाता है आपका शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। उसी प्रकार वह ऐसी सर्किट जिसमें केवल प्रेरक, यानी कि टेक्निकल लैंग्वेज में चौक को प्रेरक कहा जाता है और इंग्लिश में इसे अपन कहते हैं इंडक्टर। तो वह ऐसी सर्किट जिसमें केवल प्रेरक या चोक लगा रहता है वो क्या कहलाता है आपका शुद्ध प्रेरकी परिपथ कहलाता है या शुद्ध चोक सर्किट या इंडक्टिव सर्किट कहलाता है। इस परिपथ में धारा जो है वोल्टेज से पिछड़ जाती है। उसमें क्या हो रहा था, प्रतिरोधी परिपथ में धारा जो है वो वोल्टेज से इन फेज थी, यानी कि धारा और वोल्टेज एक साथ अपने अधिकतम मान पर और एक साथ अपने न्यूनतम मान पर पहुंच रही थी, इसलिए वो इन फेज थी। मगर इसमें धारा जो है वो पिछड़ रही है। किससे पिछड़ रही है, वोल्टेज से। मतलब धारा जो है वो वोल्टेज से
के बाद में अपने अधिकतम और न्यूनतम मान पर जा रही है, इसलिए धारा जो है इसमें वोल्टेज से पिछड़ रही है। याद रखना आई जो है वो हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है, तो वो आपका इंडक्टिव सर्किट में होता है। इंडक्टिव सर्किट में हमेशा धारा जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग यानी कि पिछड़ती है, पीछे रहती है। अब हम पढ़ते हैं कि ये पिछड़ती क्यों है, पीछे रहने का क्या कारण है। तो परिपथ में धारा के पिछड़ने का कारण जो है वो है आपका विरोधी विद्युत वाहक बल, जिसे हम कह सकते हैं बैक ईएमएफ। ठीक है, तो इस ऐसे परिपथ में धारा के वोल्टेज से पिछड़ने का कारण क्या होता है आपका विरोधी विद्युत वाहक बल या बैक ईएमएफ। जैसे ही हम एसी सर्किट में वोल्टेज देंगे, हम किसी भी सर्किट को है वोल्टेज देते हैं, उसके बाद उसमें धारा प्रवाहित होती है और हमारा जो है आपका लोड वगैरह चलता है। तो जैसे ही हम सर्किट में वोल्टेज देंगे तो वोल्टेज देने पर वो क्रियाशील होता है, मतलब जैसे हमने वोल्टेज दिया वह क्रियाशील होता है, एक्टिव हो जाता है, वैसे ही विरोधी विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। जैसे हमने सर्किट में वोल्टेज ऑन किया, स्विच को ऑन किया, वोल्टेज एक्टिव हुई कि उसमें तुरंत बैक ईएमएफ जो है वो भी एक्टिव हो जाता है। दोनों के एक्टिव हो जाने से क्या होता है कि जिससे विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ नहीं हो पाता है। आरोपित वोल्टेज हम देंगे, जैसे ही वह एक्टिव हुआ विरोधी विद्युत वाहक यानी कि बैक ईएमएफ भी एक्टिव हो जाता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ नहीं हो पाता है। क्या, जैसे ही हम सर्किट में वोल्टेज देंगे, वोल्टेज एक्टिव होगा कि तुरंत बैक ईएमएफ हो जाता है। बैक ईएमएफ का काम ये होता है कि जो भी वोल्टेज होती है वो उसके विपरीत कार्य करता है, यानी कि उसको आगे नहीं बढ़ने देता है। तो आरोपित विद्युत वाहक बल जैसे एक्टिव हुआ, आपका बैक ईएमएफ एक्टिव होगा, उस कारण से क्या होगा, धारा का जो प्रवाह है वो प्रारंभ नहीं हो पाएगा। आधा धन चक्र यानी कि आधी साइकिल जब पूरी हो जाती है, उसके बाद दिया गया वोल्टेज जो है या आरोपित वोल्टेज जो अपने अधिकतम मान पर पहुंच कर क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। आधा धन चक्र यानी कि आधी साइकिल पूरी होने के बाद क्या होता है कि जो विद्युत वाहक बल, जो वोल्टेज हम सर्किट को दे रहे हैं, वो अपने अधिकतम मान पर पहुंचकर शून्य हो जाता है। जैसे ही रुक जाता है, तो अधिकतम मान पर पहुंचकर जैसे ही विद्युत वाहक बल रुक जाएगा, उसी समय विरोधी विद्युत वाहक बल भी घटने लगेगा, यानी कि वो भी कम हो जाएगा। उस समय धारा का प्रवाह प्रारंभ होगा। इस प्रकार इसलिए धारा आरोपित वोल्टेज से या आरोपित विद्युत वाहक बल से 90 डिग्री पिछड़ती है। एक बार वापस वह ऐसे सर्किट जिसमें केवल चोक या प्रेरक लगा होता है, वह शुद्ध प्रेरकी परिपथ कहलाता है। इस परिपथ में धारा जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है, उसका कारण है विरोधी विद्युत वाहक बल। दिया गया वोल्टेज जो है जब एक्टिव होता है, तब विरोधी विद्युत वाहक बल यानी कि बैक ईएमएफ भी एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण धारा का प्रवाह प्रारंभ नहीं हो पाता है। हाफ साइकिल जब हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, हम दिया गया जो वोल्टेज होता है वो अपने मैक्सिमम मान पर पहुंचकर स्थिर हो जाता है, जिसके कारण आपका बैक ईएमएफ का मान भी घटने लगता है और उस समय फिर धारा का प्रवाह शुरू होता है। इसलिए धारा जो है वो वोल्टेज से हमेशा शुद्ध प्रेरकी परिपथ में 90 डिग्री लैग करती है। अब कोई भी सर्किट जो होता है वो कोई प्योर इंडक्टिव सर्किट नहीं होता है। कोई सा भी सर्किट होता है वो शुद्ध प्रेरकी परिपथ नहीं होता है, क्योंकि प्रेरक या जो चोक होता है वो एक वायर से बना होता है, यानी कि तार से ही बना होता है, और तार में हमेशा रेजिस्टेंस होता है। या फिर अगर चोक है और उस चोक को हम किसी सप्लाई से जोड़ेंगे, सप्लाई देंगे या कनेक्शन करेंगे, तो वो तार से जुड़ेगा, वायर वगैरह से जुड़ेगा, और वायर में हमेशा रेजिस्टेंस रहता है। प्रेरक जो है हर वायर में प्रेरक होता है, यानी कि आपका जो इंडक्टर है वो होता है, मगर किसी वायर को कुंडली के रूप में लपेटकर अगर हम एक निश्चित मान का प्रेरक प्रस्तुत करने वाला पुर्जा बना देते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, चोक या प्रेरक। तो कोई भी सर्किट प्योर प्रेरकी नहीं होता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट नहीं होता है, क्योंकि वह भी वायर से बना होता है, इसलिए उसके अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, और उसे जब कनेक्शन सप्लाई से जोड़ेंगे और कनेक्शन देंगे तो वो उसके लिए भी हमें वायर का यूज करना पड़ेगा। इसलिए उसमें रेजिस्टेंस और प्रेरकी दोनों चीज विद्यमान रहती है।
कुछ प्रतिरोध अवश्य होता है, इसलिए विद्युत धारा का वोल्टेज से पिछड़ने का कोण जो होगा वो भी 90 डिग्री से कम होगा। प्रतिरोध होने के कारण धारा जो है वो वोल्टेज से लेग करेगी, उसका जो कोण जो एंगल होगा वो भी 90 डिग्री से कम होगा। शुद्ध प्रेरक की परिपथ में I की गणना, यानी कि शुद्ध प्रेरक की परिपथ में यदि हमें धारा की गणना करनी है तो R के स्थान पर हम उसे XL रखेंगे, क्योंकि आपके इंडक्टर यानी कि चोक या प्रेरक को L से दर्शाया जाता है और इनके द्वारा धारा के मान में रुकावट पैदा की जाती है जिसे हम रिएक्टेंस कहते हैं, इसलिए इसे XL से दर्शाया जाता है। प्रेरकी, प्रतिघात हुआ, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे प्रेरकी परिपथ में। तो अगर हमें इस प्रकार के परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है तो R के स्थान पर हम XL रखेंगे। XL मतलब I बराबर V अपॉन XL। ठीक, पावर की जो खपत होगी, शक्ति की जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका V इंटू आई इंटू cos थीटा। cos थीटा यानी कि जो 90 डिग्री का जो भी एंगल आपका बन रहा है उसके बारे में cos थीटा। R का मान हमेशा शून्य रहता है, इसलिए R का मान शून्य। XL हम कुछ भी रख सकते हैं, बोलिए 1 लिख दो, 2 लिख दो, 10 लिख दो, तो cos थीटा बराबर 0 आ जाता है। अब अगला आपका शुद्ध प्रेरक की परिपथ में शक्ति व्यय का मान हमेशा शून्य होता है। आधे धन चक्र में व आधे ऋण चक्र में वैद्युतिक शक्ति विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के रूप में एकत्रित हो जाती है, यानी कि जो प्रेरक होता है, एक चोक होता है, कुंडली होती है, तो उसके अंदर जो हम सप्लाई देंगे वो आधे ऋण और आधे धन साइकिल में और आधे ऋण साइकिल में क्या होगा, वो वैद्युतिक शक्ति जो है वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के रूप में एकत्रित हो जाती है और वापस आधे धन चक्र व आधे ऋण चक्र में वो पुनः शक्ति वापस जो है वो पूरा परिपथ में लौट जाती है। इस प्रकार इंडक्टिव सर्किट जो होता है वो आपका वह सर्किट जिसमें केवल चोक जुड़ा होता है शुद्ध प्रेरकी परिपथ कहलाता है। इसमें धारा जो है वोल्टेज से 90 डिग्री लेग करती है। लेग करने का कारण आपका बैक ईएमएफ है। बैक ईएमएफ करने के बाद उसमें अपन देखते हैं कि इसमें प्रतिरोध का मान शून्य होता है, शक्ति व्यय जो होता है वो शून्य होता है। उसके बाद अगर हम इसमें I की गणना करना है तो हमें R के स्थान पर XL लिखना पड़ेगा। इस प्रकार आपका यह शुद्ध प्रेरकी परिपथ होता है।